पहले तो मुद्दों के साथ लोग खड़े होते थे, अब लोग भीड़ के साथ आके खड़े होते हैं। Democracy is by definition greed. We see the political dispensations in the other countries, like our nearby countries, throughout the last 75 years. अभी भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे तो क्या एक स्टेट भी इतना जितना फंड लेता है क्या उतना वो अपने जो टैक्सेशन सिस्टम से वापस रिटर्न बैक कर पाता है? पहली बात तो स्टेट बाय डेफिनेशन क्या प्रॉब्लम्स आपको लगता है ये हैं और इसको ना इसे संभालते समय टाइम लग जाएगा? वन जो एक बड़ा प्रॉब्लम है हाँ। वो हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इशू है और दैट वी कैन सॉल्व थ्रू दी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो पहला सवाल हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे ना सामने वाले की जर्नी से जानने का बड़ा दिल करता है, और जर्नी मतलब वो नहीं कि आप बस समरी करके बता दो मुझे, बस स्क्रैच से लेके अभी तक की। तो आपने शायद सुना होगा चाइनीज प्रोवर्ब है हाँ कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ओनली। बट आप लोगों ने मतलब काफ़ी मतलब अभी भी फिर भी लोग बातें करते हैं, बट सच बता रहा हूँ जहाँ से आप लोगों ने शुरू किया है, आज तो एजुकेशन सिस्टम में बच्चा घर में बोलता है अरे हमें तो अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, बट जहाँ से स्क्रैच से शुरू किया उसे बोलते हैं एक जर्नी। मेरा जो सफ़र का है जीवन का या अब तक का जो करियर का है, मैं छोटे से गांव जोधपुर के पास है 30-40 किलोमीटर, वहाँ से शुरू हुआ। फादर मेरे किसान थे, फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो खेती बाड़ी होती थी, तो वहीं से मेरा शुरू हुआ था। और स्कूलिंग डेज भी थे तो कोई ज़्यादा अच्छे होते नहीं थे। प्राइमरी स्कूल में 250 बच्चों में केवल एक टीचर हुआ करता। बिल्कुल। तो उस टीचर को 250 बच्चों को टीचर क्या पढ़ाएगा, और 5-6 क्लासेस, इसमें नर्सरी KG से लेकर के 5th तक। बिल्कुल। तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं 4th क्लास में मैंने टॉप किया, तो टीचर को असिस्ट करने के लिए, दुर्गा प्रसाद जी उनका टीचर का नाम था, तो उनको असिस्ट करने के लिए मुझे क्लास 4th का डिफेक्टो क्लास टीचर टाइप बना रखा। हाँ। तो मैं अटेंडेंस लेता था। हाँ। और बहुत बार एग्जाम में उनकी कॉपियाँ भी जांचनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि वो एक टीचर की क्या कर लेगा कैसे जान सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से जो सेकंड आता था वो 3rd क्लास का करता था, तो हम 2-3 लोग टीचर के साथ मिलकर इस तरह से काम करते थे। तो ऐसे करके हमारे 5वीं हुई। और इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय पूरे स्कूल में केवल 2 ही रूम होते थे, तो 4th और 5th क्लास में मिलते थे, बाकी बच्चे पेड़ के नीचे बैठते। बिल्कुल। और सबके पास जो टाट पट्टी लगाने की होती वो भी पूरी नहीं होती थी, कुछ तो अपने घर से भी लाते थे। तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय, ये जोधपुर के पास ओशा तहसील में गाँव था बिंजवाड़िया, वो इस तरह से हुआ था। बट आज अगर लुक बैक करते हो आप तो कैसा लगता है आपको? आज मेरी डॉटर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता है, टीचर घर पे लाना पड़ता है, स्टिल सी कंप्लेंट्स लॉट ऑफ। बिल्कुल। और 91% आ गए तो भी कि नहीं ये काम है। एंड हम तो बड़ी मुश्किल से फर्स्ट क्लास आता था उस समय राजस्थान बोर्ड में। सिमिलरली फिर नॉट ओनली प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल भी की, तो मैथ्स का टीचर नहीं थे, साइंस के टीचर नहीं थे। और तो मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि जब मैंने 10th पास की तो आधी क्लास जो 10th की थी मेरे सम्मान में फेल हुई ताकि मैं क्लास टॉप कर सकूं। और बाकी लोगों ने जो है 2nd डिवीजन में संतोष किया। सो आई वाज द ओनली स्टूडेंट जिसके 61% है अच्छा पूरी स्कूल में। हाँ। सो आई वाज द स्कूल टॉप। हाँ। तो ये अपन समझ सकते हैं कि किस तरह से टीचर अवेलेबल थे, एजुकेशनल सुविधाएं थी। तो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। मेरे ना एक शो पे गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं चाहता हूँ उसे आप एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने बोला कि इंसान को ना जो अभाव सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखा सकता। ये बिल्कुल बात सही है, जो चीज़ अभाव सिखाती है वो प्रभाव नहीं सिखा सकती। तो प्रभाव इज इन्फ्लुएंस, जो कि आप करते हैं, इन्फ्लुएंसर है। तो अभाव और उसके साथ लगन और उसकी होती है, फिर तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेते। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू लर्न थिंग्स, एंड प्रोबेबली दैट एक्सप्लेन्स कि राजस्थान से आपके चूरू और शेखावटी से और इतने जितने बड़े बड़े आप इंडस्ट्रीज और देखेंगे, चाहे आप बिरला देखें, कोई भी देखें, ज्यादातर का ओरिजिन आपको मारवाड़ी का सबका राजस्थान से बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। एंड द रीजन इज कि वो शुरू से ही उन्होंने अभाव देखा होता है। तो एंटरप्रेन्योर स्किल उनके अंदर शुरू से ही होते हैं। उससे मुझे याद है कि हम भी जब छोटे थे तो फादर हमें जैसे खेती बाड़ी का काम होता था, हमारे सब्जी उगाने का, टमाटर, धनिया, पुदीना, बैंगन, इस तरह के। तो वीकेंड्स में जैसे सैटरडेज को या समर वेकेशन में हम उसको सब्जी गाड़ी में डाल के, रात को गाड़ी आती थी किसी दूसरे की, उसके साथ जाते थे जोधपुर में मंडी में बेच के वापस जाते थे। अभी मुझे लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेस कॉलेजेस और स्कूल्स कराते हैं, सो हमारे फादर यूज्ड टू, मुझे अब समझ में आता है कि वो एंटरप्रेन्योर रियल कोर्सेज थे। रियल कोर्सेज थे, बिल्कुल ग्राउंड कोर्सेज थे। सो वो आपको जो लाइफ स्किल जिसको हम बात करते हैं कि बच्चों को जो लाइफ स्किल सीखनी चाहिए, आई थिंक द फैमिली इज द बेस्ट प्लेस to teach the life skill to the teachers.
एक चार्ल्स हैंडी की किताब है सेकंड करो, अमेरिकन ऑथर है, 23 मिलियन से ज्यादा कॉपीज उसके सोल्ड, 3 मिलियन से ज़्यादा, अच्छा वेरी पॉपुलर बुक। ओके टॉक्स अबाउट द सेकंड करो, तो उसमें एक चैप्टर एजुकेशन के ऊपर और उसके ऊपर इसी तरह से मैरिड लाइफ के ऊपर भी है, फैमिली और उसके। तो एजुकेशन सिस्टम वो यही बात करता है कि व्हाट वी मेक टू टीचर्स आर चिल्ड्रन लर्न, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अभी हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल गड़बड़ है, रॉट लर्निंग है, जिसको हम मेमोराइजेशन कर दें या जिसकी मेमोरी अच्छी होती है वो सीख लेता है और एग्जाम पास कर लेता है। एप्लीकेशन पार्ट इज ऑलमोस्ट मिसिंग। अच्छा, जब आप बड़े हो रहे थे साथ साथ, तो अब तो आप लुक बैक कर सकते हो, तो ऐसे कौन से लूप होल्स जो आपको नजर आए उस समय? बड़े होते नजर आते हैं, आपने एजुकेशन सिस्टम को निकाल के बोला कि यार आज मुझे लगता है ऐसा है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, चलो मैं तो, मेरे फादर रिलेटिवली उस बैकग्राउंड में थोड़े ठीक थे, संपन्न किसान थे थोड़े से, तो मुझे अफोर्ड कर पाए, पढ़ा पाए, जोधपुर भी भेज पाए। लेकिन मेरे साथ जो आधी क्लास मेरे लिए सम्मान में, जिसको मैं कहता हूँ कि फेल हुई, उनमें से ज्यादातर बच्चे पास हो सकते थे, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चे रहे जिन्होंने स्कूल छोड़ दी और वो गांव में खेती कर रहे हैं और उनमें से एक दो बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो सब सक्सेसफुल हो सकते थे और अच्छी जगहों पे हो सकते थे, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते थे, अच्छे सर्विस में हो सकते थे, अगर उनको टीचर मिल जाता, एजुकेशन की फैसिलिटीज मिल जाती, स्कॉलरशिप मिल जाती, बिल्कुल सपोर्ट मिल जाता, बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक लेक्चर रहा। हालांकि उसमें पर्टिकुलर राजस्थान ने लास्ट 10-15 ईयर्स में काफी काम किया, बेटर किया है, बट स्टिल मेनी थिंग्स टू डू। सर मुझे जैसे आपने अपने लूपहोल बताया, मुझे लगता है जो लूपहोल मुझे नजर आता है, जैसे अब हवा में होते हैं तब तो हम बहुत समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, बट जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हकीकत आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता भी है। क्या होता है कि सिस्टम बहुत बड़ा होता है, बड़ा है बिल्कुल, तो हमको ये लगता है कि हम बहुत छोटे हैं हाँ। और हमारे करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये ज्यादातर लोगों में से नेगेटिव भावना आ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमावस्या की रात बहुत काली होती है, लेकिन एक दीपक की लौ जलती है तो वो भी आपको नोटिस होती है, वो रिकॉग्नाइज होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, उस एक लौ से हम 1,00,000 लौ और जला सकते हैं। तो फ्लेम और जो चिंगारी है, अगर वो एक जगह भी जिंदा रहती है तो दैट्स मोर देन एनफ टू पूरे एरिया को हाईलाइट करने के लिए, पूरे क्षेत्र को रोशन करने के लिए, किसी भी फील्ड को करने के लिए। तो वो होता है, इसमें कतई ये वो नहीं है। और बहुत सारे लोग ट्रैक लूज कर जाते हैं, और मैं नहीं कहता कि नहीं करता हूँ। अब मैं अदर वे अराउंड सवाल मतलब पूछता है, ऐसा ना, क्या ऐसा है कि जो बंदे काम करने आते हैं वो तो अच्छा करना चाहते हैं, पर सिस्टम भी इतना ऑक्यूपाई कर लेता है चीज़ों को कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में ही खो जाते हैं, मतलब नहीं प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग कर पाते। आप किन की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की? किसी की भी, मुझे लगता है हर पोजीशन है, किसी पावरफुल पोजीशन पे अगर आदमी बैठा है तो डिसीजन मेकिंग करने की पावर तो है। हाँ नहीं अंकित, जो आप बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, 2-3 तरह के लोग, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, बिल्कुल एक जो पॉलिटिकल क्लास है, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स क्लास है, बिल्कुल। सो दे आर द प्राइम मूवर्स और द मॉडिफायर्स इन द सोसाइटी, बिल्कुल। थर्ड कैटेगरी जो होती है इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन और ये कम्युनिटी, बिल्कुल, they are also influencing the development of the society and the nation. बिल्कुल। जो पॉलिसी होती है जो हमेशा इन सब चीज़ों को गाइड करती है, तो उसमें पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा रोल होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा लगता है सिस्टम करता है, बट जो सिस्टम इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, बट छोटे छोटे चेंजेज होते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली करते जाता है, एक लेवल के बाद उसका सडन, आपने किताब पढ़ी होगी टिपिंग पॉइंट, बिल्कुल। टिपिंग पॉइंट यही कहता है even very small changes can happens over the period of time. It takes time. You have huge impact. You go into the Indian economy in 1991, हमारे पास एक सप्ताह के लिए फॉरेक्स नहीं था। मनमोहन सिंह बिल्कुल, जब उनकी सरकार बने थे, बिल्कुल, और हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करना पड़ा वर्ल्ड बैंक के साथ टू गेट द मनी, और उसको हम एक्सपोर्ट और इसके जो बिल चुकाने के लिए बिल्कुल जुगाड़ कर सके। बिल्कुल, वहां से लेकर के आज हम $650 बिलियन के ऊपर बात हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व है। एंड जो रिफॉर्म्स हमने तब शुरू किए, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो भी पार्टी की रही है, लगातार वो करते गए। अभी थर्ड जनरेशन रिफॉर्म चल रहा है। तो दो चेंजेस वर वेरी स्मॉल, बट इफ फॉर स्मॉल चेंजेस फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम बिकम अ ड्रास्टिक चेंज। से लाइक अगर एक ड्रॉप पानी गिरता है अपने बाथरूम में, अगर एक बाल्टी रख दें नीचे तो 24 घंटे में 90 लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। So the drop makes a difference.
is we harness the drop wherever it is. It is more important. We all contribute the drops over the period of time in a particular direction. That makes a huge impact over the period of. अच्छा, जैसे मुझे मालूम है अगर कि जो जयपुर है वो एक प्लान सिटी है, एक तरीके से प्लान सिटी है, फिर भी यहाँ इतना ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो फिर प्लानिंग कहाँ गई? ड्रेनेज का जो प्लांट हुआ, जयपुर प्रोबेबली वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी इन इंडिया जो प्लांट, बिल्कुल, वो विद्याधर और मिर्जा इस्माइल ने उस समय की थी। तारासोर, वो चेंजेस भी आए, वो टाइम चेंजेस भी आए। एक तो उसमें वो छोटी सिटी थी, पर उस समय जो पुराना सिटी है वो हाइट पे था, तो उनको उतनी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि आबादी और पॉपुलेशन बहुत। बिल्कुल। लेकिन व्हाट वी डिड इन लास्ट 50-60 years, तो कोई भी शहर में हमने खासकर जहाँ कम रेनफॉल होती है, क्योंकि हमें इतनी जो रेनफॉल जिस इस साल हुई है 15 साल में एक बार होती है, तो वी जस्ट फॉरगेट इट। We never planned for the storm drainage. If you see in the US cities, I've been in Baltimore city, वहाँ देखते तो 10-10 फीट के 20-20 फीट के नीचे स्टॉर्म के लिए बने हैं। बिल्कुल। तो कितना भी पानी आ जाए तो वो आपको उसको ड्रेन कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारा लैक्यूनी सभी सिटीज के अंदर रही है इंडिया में। स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज, वी जस्ट वर्क फॉर सीवर ड्रेनेज। सीवरेज के लिए हम काम करते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग सीवरेज स्टॉर्म को ले जाए, नहीं ले जा सकता है, क्योंकि स्टॉर्म जो वॉल्यूम ले जाता है, सीवरेज ले जाता है, उससे स्टॉर्म का वॉल्यूम जो है 50 to 100 टाइम ज़्यादा होता है। तो वो 2-3 गुना 4 गुना कैपेसिटी पे काम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता, वो सड़क पे ही आएगा। बात तो है। और एक्सेप्शनली हाई जो वॉल्यूम के लिए हमको स्टॉर्म प्लान करना पड़ता है। हालांकि वो काम 10 साल 20 साल में एक बार ही आएगा, एक बार ही फुल कैपेसिटी से। बिल्कुल। इवन देन वी हैव टू प्लान इट। तो कंटिजेंसी प्लान्स ऐसे ही होंगे। और प्रॉबेबली हम उसमें, एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी सरकारें और लोकल म्यूनसिपलिटीज प्लान नहीं कर सकती। दी सेकंड रीजन, हम जो लोग हैं म्यूनसिपलिटीज को टैक्स नहीं देना चाहते हैं। एज ए सिटीजन वी आर वेरी पुअर इन कंट्रीब्यूटिंग टैक्सेस। तो उसके बगैर वो कैसे चलेगी? मैं यूँ कहूँ, हम अपनी गंदगी साफ नहीं करना चाहते हैं, अपने घर से फेंक के दूसरे घर के सामने फेंक देते हैं। वो जो सोशल फीलिंग हमको जब तक नहीं आएगी वो बहुत मुश्किल है। उसका एक रीजन भी है, रिसोर्सेस का अभाव भी है, पॉपुलेशन प्रेशर भी कम। बिल्कुल, पॉपुलेशन प्रेशर तो पहले है ही है, प्राइमरी है एक तरीके। एंड अर्बनाइजेशन का ग्रोथ बहुत है हमारे यहाँ, और अभी रहेगा अगले 10-15 साल तक। पॉपुलेशन में ईज आउट बट अर्बनाइजेशन विल ग्रो स्टिल। अच्छा, मैंने कभी देखा है कि हम हमेशा अतिथि देवो भव की बात करते हैं, है ना। राजस्थान तो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, बट क्या है, मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी थी जहाँ पे ना काफ़ी मिसबिहेव करने लगे फॉरेन टूरिस्ट के साथ। तो इस चीज़ के लिए मतलब क्या टैकलिंग कर रहे हैं? मतलब फिर तो ऐसे तो कल्चर को भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं वो उनको देखने आते हैं और कुछ मिल और कुछ रहा है। ये इंडिया भर में कई जगह प्रॉब्लम्स है। लब के जो हम बोलते हैं इसको, लब का काम लेते हैं। बिल्कुल। जो टूरिस्ट के आते हैं उनको जबरदस्ती उनको मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए कोई छेड़छाड़ के मामले में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। छेड़छाड़ भी होते हैं। तो टूरिज्म पॉलिसिंग भी यहाँ पे है, और कुछ जगह होते हैं तो उस पर टूरिस्ट एसोसिएशन और ये भी कोऑपरेट करते हैं। बट यस, इट नीड्स टू बी कर्टेल्ड। ज़्यादा इशू तो राजस्थान में नहीं है, बट कई इंसिडेंट्स मिलते हैं। अब बढ़ने लगे हैं, जो मुझे लगता है। ये बढ़ने भी हर जगह मिलता है ये। हाँ। मेरे इंडिया में थोड़ा ये जो होटल वाले मार्केटिंग वाले करते हैं भी होते हैं, और कई जो बेरोजगार युवा होते हैं वो भी करते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है ना सर। सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं। सोल्यूशन, राजस्थान में इन्होंने टूरिज्म पुलिसिंग का और एक वॉलंटियर फोर्स का भी गठन किया। वो भी देखती है, जो एसोसिएशंस होते हैं टूर ऑपरेटर्स और इनके जो होटल्स, और वो भी इसको देखते हैं। तो बहुत बार तो इसको अवॉइड करते हैं, कभी-कभार एक्सचेंज भी हो जाता है। बट सर, आप मतलब ऐसे डिस्कशन तो कर लेते हैं। देखिए, मैं और आप बैठ के डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। हम डिस्कशन तो करते हैं, बट वो क्या ऑन ग्राउंड चीज़ें दिखती हैं वैसे? कई बार होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ। कभी-कभार इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ऑलवेज काफ़ी बेटर है राजस्थान। हाँ। लुकिंग इनटू द मेनी अदर प्लेसेस। हाँ। बट इस प्रॉब्लम को खाली आप आइसोलेट करके ही नहीं देख सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं। अग्री प्रॉब्लम मतलब कई जगह अपने को मिलती। बिल्कुल। अच्छा, एक हम कास्टिज्म पे भी जाते हैं, है ना, कि बहुत सालों से पहले से ऐसा चल रहा है, कोई अगर बहुत लोअर कास्ट का था तो घोड़े पे नहीं चढ़ाते। आज तक फेस करती आ रही है। मतलब अगर इतने सालों में कोई चेंजेस नहीं आया तो फिर उस पर काम क्या हो रहा है? ये राजस्थान, हरियाणा और ये एडजेसेंट पार्ट है। बिल्कुल। तो इस पार्ट में कास्टिज्म काफी ज्यादा है। हाँ। तो मतलब टैकलिंग सदियों से होती है ये। हाँ।
तो लेकिन अब इसके नंबर ऑफ इंसिडेंसेस आप देखेंगे, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे, तो वो काफ़ी अब है जो काफ़ी कम हो गए। बट पेपर्स में तो अभी भी दिखाई देता है, मतलब है अभी ये एक तो दो चीज़ें हैं, पहले तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी, रिपोर्टिंग। अब एक एक्टिव रिपोर्टिंग होने लग गई, कई जगह हर जगह से होने लगी, तो छोटे इंसिडेंट्स भी बाहर आने लग गए। तो रिपोर्टिंग होना कोई ख़राब बात नहीं, अच्छी बात है। जब तक डिजीज का पता ही नहीं लगेगा तो आप इलाज कैसे? बट फिर अगेन ऐसा आता है कि जो एजुकेटेड क्लास भी है वो भी कास्टिज्म का पार्ट प्ले करता है ना। फाइट जब शुरू होती है तो चाहे वो कोई भी किसी भी तबके का हो, फाइट में तो पार्टिसिपेट करता ही है। इसमें गवर्नमेंट आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट। हम जो है कास्टिज्म एक एनफोर्स कर रहे हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑल्सो। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि फला कास्ट को हम ये रिजर्वेशन देंगे, हम ये देंगे, इकोनॉमिक बेसिस के बजाय हम कास्ट बेसिस पे जा रहे हैं। हालांकि जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, कब तक जाना चाहिए, क्या बेटर मैकेनिज्म हो सकता है, दैट्स नीड टू बी डिस्कवर्ड। तो आज भी जब हम उसमें कास्ट पूछते हैं, उसको शुरू से कास्ट सिखाते हैं, तो वो कास्टिज्म इतना आसानी से रिजॉल्व नहीं होगा। लाइक रिसेंटली वन कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस की SC/ST के अंदर हम क्रिमिनल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो बाय डेफिनेशन दिस concept is quite good. बिल्कुल Quite good. If I am an SC candidate और ST candidate और मैं एक IAS अफसर हूँ और मेरा बच्चे को फिर UPSC में या और कहीं रिजर्वेशन मिलता है, तो वो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं साधन संपन्न हूँ, बिल्कुल, और मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे बच्चे को वो सारा मोल दे रहा हूँ मैं, तो मेरे बच्चे को वो नहीं मिलना चाहिए बनिस्बत की मेरे ऐसे भाई के बच्चे को मिले जो उस लेवल तक नहीं पहुंचा, डेवलपमेंट के उसने फ्रूट्स नहीं खाए हैं या he has not reached to that level। तो वो हम और ज़्यादा लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट में शामिल कर। अच्छा, मुझे हमेशा से ना एक बहुत कॉमन सा सवाल लगता था हमेशा, मतलब चाहे वो फिर डिसीजन मेकिंग की बात है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, क्या बनते तो समाज से ही हैं, मतलब निकलते तो पब्लिक के बीच से ही हैं। अब ऐसा है कि पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल उतनी है या फिर क्या जो डिसीजन मेकर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, या दोनों साइड उतनी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अंकित, जैसे हमको मान लो यहाँ से अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर उठना है, तो जब आप अर्थ की सरफेस से उठोगे तो आपको डिसाइड करना कि एंगल कितना है अर्थ की सरफेस, 10 डिग्री का रखना है, 15 डिग्री का रखना है, 20 डिग्री का रखना है। तो ये जो एंगल डिसाइड करने का काम है पॉलिसी फ्रेमिंग। इफ यू फ्रेम ए अफर्मेटिव पॉजिटिव पॉलिसी फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और फिर उसके बाद फोर्स लगाएंगे, तो आगे का जो डिस्टेंस है, जो उसका सेपरेशन या उसको दूरियां तय कराना या उसको कितना हाइट पे ले जाना है, वो फिर समय के साथ तय होएगा और कितने फोर्स के साथ तय होएगा। तो प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिकल क्लास एंड ब्यूरोक्रेसी 100%। दे शुड ऑन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द चेंज। अगर हमको किसी बीज को पेड़ बनाना है तो कोई बीज लाके लगाएगा तो जब ना, बिल्कुल, तो बीज लाके लगाने की जिम्मेदारी उसकी है, एंड उसको खाद बीज देने का, पानी देने का, बड़ा होने तक उसको कोई पशु पक्षी खाए नहीं, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी, फिर तो पेड़ बढ़ेगा। अच्छा, मैं इसे और सिंप्लीफाई करता है ना, और सिंप्लीफाई करता, जैसे क्या होता है, मैंने देखा है हमेशा ना, जैसे लोग आसपास के लोगों ने आपको सपोर्ट करके एक पॉलिटिशियन को किसी सीट पे बैठाया है ना, और पॉलिटिशियन ने भी काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी पैसा भी खर्च किया, जो भी करके अपने को अपने पोजीशन पे सेट हुआ। अब क्या होता है, जिस बंदे ने, जिसको जो वोट मांगने गया, इसको वोट चाहिए था पब्लिक का, उसे पैसा खर्च करके वोट लाना पड़ा, तो वो भी तो कल अपनी ही स्वार्थी हो जाए एक पोजीशन में बैठने के बाद। तो मैं कहता हूँ ये जो जद्दोजहद है, ये मैं पूछ रहा था आपसे कि जो इक्वली पब्लिक और जो सिटिंग पोजीशन पे दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है मेरे हिसाब से। पब्लिक भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं जिम्मेदार है, हाँ, बट देन अगेन द इशू है इसकी, अगर वोट ही पैसों पे जाएगा तो फिर जो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये देखेंगे साहब एक कप आधा भरा है ज्यादा खाली, इफ यू ऑलवेज सी दी खाली पोजीशन, तो वो होएगा। अब उसके साथ हम कितना पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, दैट्स द इशू। ओवरनाइट हम किसी को नहीं बदल पाए। अगर जब व्हेन यू रिमेन द पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर लॉन्गर पीरियड, यू रियलाइज अगर छोटे छोटे चेंजेस भी करते हैं लंबे समय तक, तो आपका चेंजेस आता रहेगा। इंडियन सोसाइटी में हम उम्मीद करें कि ड्रास्टिक चेंजेस हो जाए, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो जाए जो रशिया में हो गई। आई हैव नेवर रेड इन हिस्ट्री इन इंडिया लास्ट 2000 years एनी रिवॉल्यूशन फ्रॉम पीपल्स हैपेंड, नेवर एक्सेप्ट जो है एक दांडी यात्रा या नमक छोड़ो या कपड़े जलाओ, वो भी इट वाज वेरी लिमिटेड एंड सिंबॉलिक। बिल्कुल। सो पब्लिक मूवमेंट हमारे यहाँ बिल्कुल कभी नहीं हुए जो पब्लिक की आरआई जो करते हैं।
तो हमारे यहाँ जो सक्सेस सिस्टम जो है, मुझे जो हिस्ट्री पढ़ने से भी समझ में आता है, वो आता है स्लो एंड ग्रेजुअल एक डायरेक्शन में अगर चलते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमने करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी। सहज कंट्री हमने बहुत सारी की है, चाहे बोले वो न्यूक्लियर का फील्ड हो, चाहे स्पेस साइंस का फील्ड हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के इनके वेपनरी के सिस्टम हो, ऑफ लेट जो आईटी और उससे रिलेटेड सिस्टम्स हैं, टेलीफोन और ये सारे हैं, तो वी हैव वन ऑफ द cheapest services in the world. All those happen due to the continuous work of the science and direction given by the policy. And maybe the contribution of the politician is also there. We cannot just negate कि ऐसा नहीं कि had not been the prime minister सरदार जो है वो नहीं करते मनमोहन सिंह जी, हाँ जी हाँ जी, and somebody has given the direction. कई जगह हम फेल भी हैं, कई जगह हम पास भी हैं, तो it's a mixed bag of it. let's have you are talking about the politics also. What I have seen in the राजस्थानी politics, जो मैंने जो देखा है, अब ना लोग पॉलिसी के साथ कम आते हैं, मैन पावर और पब्लिक के साथ ज़्यादा आते हैं। अब देखा है भीड़ लेके आते हैं लोग, तो ये पॉलिटिक्स किस तरीके से शेप हो रही है। पहले तो मुद्दों के साथ लोग खड़े होते थे, अब लोग भीड़ के साथ आके खड़े होते हैं। डेमोक्रेसी इज बाय डेफिनेशन भीड़ है। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन का जो लिया है, बिल्कुल, उसमें ये है कि जिसका मेजोरिटी से एक मतलब 50% से एक वोट ज्यादा है, हाँ, तो वो जीतेगा। तो वो इवन अगर आप वी सी दी political dispensations in the other countries, say like our nearby countries, Sri Lanka, of late Bangladesh, नेपाल, पाकिस्तान, बिल्कुल, बर्मा, हम सब ब्रिटिशर्स के अंडर थे, बिल्कुल थे, नेपाल भी थोड़ा बहुत था, हाँ, बाकी सब तो पूरे थे, बिल्कुल। इन सब में कितनी बार सरकारें बदली और सब हम आप साथ ही आजाद हुए। बांग्लादेश तो और बाद में, बहुत बाद में, बिल्कुल, 5 7 बार सरकारें बदल गई। बिल्कुल। तो हमारा जो सिस्टम है, इवन इस डिस्पाइट भीड़ और ऑल ऑड और सब बुराई के बावजूद भी, we have been able to give a democratically elected government throughout the last 75 years. And अभी भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ कभी ऐसी चीजें होएगी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में होती है। So that's a strength of our democracy and our people's strength. Even आप अफगानिस्तान और आगे तक चले जाएंगे तो they all are disturbed countries. Even Middle East में चले जाएं, even the UAE and ये they are not stable. इनके पास बहुत सारा पैसा इसलिए स्टेबल है, सऊदी अरेबिया, बहुत पैसा। अदरवाइज दे आर द वेरी फ्रेजाइल नेशंस, दे आर वेरी फ्रेजाइल नेशंस, दे आर सिटिंग ऑन द बॉम्ब्स। तो इवन रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उस लहजे में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, या जो जिसमें पीपल कैन एक्सप्रेस देयर एंगर, दे कैन थ्रो आउट सम पॉलिटिकल डिस्पेंसन एंड ब्रिंग इन द अनदर वन, सो वो एक पब्लिक एंगर निकलने का जो रास्ता है, बेटर रास्ता। सर, हमेशा बांग्लादेश में हमेशा क्यों आपको लगता है कि हमेशा ना ये डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट होता रहता है, हमेशा क्यों बढ़ता ही रहता है? आप क्या कहना चाह रहे हैं डिस्टर्बेंस मतलब? अभी जो रिसेंटली एक चल रहा था, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश प्रेसिडेंट जो छोड़ के चले गए, हाँ बिल्कुल, तो डिस्टर्बेंस बढ़ता ही चला गया हमारे टाइम के साथ। उनके अपने इश्यूज है कई सारे। बांग्लादेश इज स्ट्रगलिंग बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। One is मैं उस आइडियोलॉजी की बात जानना था। Islamic ideology. बिल्कुल। Second is liberal Islamic ideology. So the Hasina was representing the liberal Islamic ideology, बिल्कुल, a democratic form of government and development. So she did in last 18-19 years. और उनका ग्रोथ रेट काफी अच्छा था, 6.5 से लेके 7 and 7.5% तक ग्रोथ रेट था। So they were very good. और इनफैक्ट उनके जो सोशल इंडिकेटर्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स है, they are better than इंडिया। बिल्कुल, better than that of India. बिल्कुल वो उसमें है। और कभी वो उनके जो कट्टरपंथ के जो है वो हावी हो जाते हैं, तो फिर वो ऐसे तख्ता पलट और वो सब हो जाता है। तो दे आर स्ट्रगलिंग विद द कंट्री इज स्ट्रगलिंग। तो ऐसे नहीं कि सारे लोग खराब हैं, मे बी लाइक कट्टरपंथ वाले हैं, दे आर इन माइनॉरिटी, दे आर नॉट मेजॉरिटी, मे बी 20-25% और समथिंग लाइक दैट, बट जो बाकी लोग होते हैं वो जनरली सीधे होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होता है, तो बस हिस्सा बन जाता है उसका। ये प्रॉब्लम रहता है। इससे क्या वो मूक दर्शक रहते हैं बेसिकली, इससे भी नहीं रहता है। बिल्कुल, दे कैन नॉट हैव करेज, क्योंकि तो ये जो मशीनरी होती है कट्टरपंथी की, तो कंटिन्यूस मशीनरी है, तो उसको पुश करती है, ट्रेन करती है, आइडियोलॉजी को, सो दे आर वर्किंग फॉर इयर्स। आम आदमी तो करता नहीं है, तो जहाँ भी वो आइडियोलॉजी की हार्ड लाइनर्स काम करते हैं तो वो दिक्कत कर। सो जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान में पढ़ने वाला बच्चा हूँ और बहुत मेहनत करके, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होता हूँ, है ना,
और जो रीसेंट टाइम में भी देखा गया है काफ़ी एग्जाम ना मतलब लीक ही हो गया सारे, मतलब काफ़ी, जैसे रीट का एग्जाम था, एक थानेदार का एग्जाम था, तो फिर ऐसे तो बच्चा बड़ा डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत किया। किसी को तो बहुत सारे रास्ते पता भी नहीं होते हैं, किसी को पुलिस का रास्ता पता तो पुलिस का ही रास्ता पता है ना। तो वो उसके लिए मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा कि यार ये जो ना हो बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा। ये जो बच्चों का एंगर है कंट्री भर में, नॉट ओनली राजस्थान, यूपी और बहुत सारे कंट्रीज, बट स्टिल मतलब मैं तो आपसे यही का तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जब भी लीक होता है तो पढ़ने वाले बच्चों को बहुत लगता है। और दूसरा, कोई भी मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, चाहे चीज़ों का तोलने का हो, स्टूडेंट की काबिलियत का तोलने का हो, या सिलेक्शन का प्रोसेस। वो मेजरमेंट फेयर होता है तो लोगों को उसके जजमेंट सिस्टम में और उसका जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसमें विश्वास रहता है। तो वी शुड अर्न द फेथ ऑफ सिटीजन, पहला रिक्वायरमेंट होता है। सो इज द स्टूडेंट्स का फेथ रहना चाहिए। एग्जामिनेशन ऐसे होता है कि वो क्लियर और वैसे रहना चाहिए। तो ये इश्यूज हुए हैं, उसको देख के भी सरकार ने राजस्थान में ये क्या क्या कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बनाया है, 2 स्टेज एग्जामिनेशन कर दिए इन्होंने। तो ये तो CT बोलते हैं, वो एनुअल एग्जाम होता है, तो उसमें 20-25 लाख स्टूडेंट बैठ जाते हैं। दे बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसमें फिर नेक्स्ट लेवल अलग अलग एग्जाम होते हैं। सो 2 लेवल होने से एक तो ये हो जाता है कि फर्स्ट आप ज़्यादा मैनिपुलेशन का स्कोप मल्टीपल लेवल डालने से खत्म हो जाता है। सेकेंड, इन्होंने स्ट्रिंजेंट रूल्स वगैरह भी बनाए प्रोटीन के सजा के, और वो भी तो एक वो भी उसका असर हुआ है। तीसरा एक और काम किया सरकार ने 2 साल पहले किया था, वो जो इंटरव्यू और उसके जो वेटेज होते थे, तो छोटी सर्विसेज है जो अदर देन स्टेट सर्विस के अलावा जहाँ वर्बल स्किल्स की और कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से इंटरव्यू वगैरह सब हटा दिए। तो उससे भी है जो बायसनेस इंटरव्यू की वजह से आती है। हालांकि माय ओपिनियन वाज डिफरेंट ऑन दैट मीटिंग कि अक्रॉस द वर्ल्ड वी हैव लॉट ऑफ वेटेज ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट द लाइक रिटर्न में, क्योंकि वो जो आप रॉट लर्निंग से आप रिटर्न तो लिख सकते हो, बट कम्युनिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप। बिल्कुल। तो वर्ल्ड अक्रॉस तो वो वैसे करते हैं रिकमेंडेशन, और उससे भी एडमिशंस होते हैं फॉरेन सिस्टम्स में, यूएस हो, यूरोप हो, कहीं भी जाओ। तो पर चूंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो अभी उन्होंने फिलहाल नीचे के जो सर्विसेज है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और नीचे वहाँ इंटरव्यू भी खत्म किया, तो बायसनेस कम होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती है। अच्छा, एक ना NIRF की रैंकिंग है ना, हम एजुकेशन की बात अभी कर भी रहे हैं और एग्जाम्स की बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो रैंकिंग में ना सेंटर से हुई यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ देते हैं। बट अगर आप लिस्ट देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान से एक ही कॉलेज है, सुबोध कॉलेज ही है जिसको जो लिस्टिंग में है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी एक ही यूनिवर्सिटी? तो रैंकिंग एक तो 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी NIRF की, पहले कोई रैंकिंग हमारे यहाँ होती नहीं थी। बिल्कुल 3-4 तरह की रैंकिंग है। अगर आपने देखी है तो US न्यूज़ का रैंकिंग है, बिल्कुल, आपका ET का रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, और 2-3 रैंकिंग और भी है यूनिवर्सिटीज और वर्ल्ड अक्रॉस। उनके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली 5-6 पैरामीटर्स होते हैं। वो जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है कि आपका स्टडी प्रोग्राम, स्टूडेंट साइज, टीचर स्टूडेंट रेशियो, पब्लिकेशंस एक इम्पोर्टेंट आइटम होता है। पब्लिकेशंस क्या होते हैं? तो हमारे यहाँ ये ओरिएंटेशन ही नहीं है। केवल कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, IIM से, IIT से, वो तो सेंटर्स में आ गए, बिल्कुल इनको छोड़ दें, तो बाकी जगह ओरिएंटेशन ही नहीं है। इवन जो पीयर रिव्यूड जर्नल वगैरह में पब्लिश कराने का हार्डली देर से नहीं है ओरिएंटेशन। तो मुझे लगता है ये 3-1 साल में शुरू हुए, तो धीरे धीरे सभी स्टेट्स में, चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और उनको तो चूंकि बिजनेस है तो उसको फोकस करते हैं, रैंकिंग ले लेते हैं। बट चूंकि अब शुरू हुआ है तो मुझे लगता है आने वाले सालों में ये सभी स्टेट्स में स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो दिस इज अ गुड स्टार्टिंग, बिकॉज ये डिस्कशन हुआ था कि हम इस तरह से इसको शुरू करें। अच्छा, हमने अभी मतलब आपने बोला था कि आपकी मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका थोड़ा सा एक्सपर्टीज है ना, हेल्थ रिसोर्स, बिल्कुल। तो अगर ऐसा बोले कि 33 डिस्ट्रिक्ट को हमने 50 तक पहुंचा दिया, तो अब वहाँ पे क्या ऐसा कर रहे हैं जो मतलब उस सब चीज़ों को संभालने के लिए, बिकॉज बनाने का तो कितना ही बना दो, डिस्ट्रिक्ट खड़ी करने थोड़ी होता है, मतलब वहाँ पे क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम जब मतलब उनको और अपलिफ्ट करने के लिए भी काम कर रहे हैं? मेरा तो जो एक्सपर्टाइज है वो बेसिकली हेल्थ सेक्टर की बात करने बट अपन इन जनरल बात करें हेल्थ सेक्टर की से लेकर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जो लास्ट 10-15 ईयर्स से, जब से NRHM आया, फिर उसका NHM नेशनल हेल्थ मिशन नाम बना, तो रूरल एंड अर्बन दोनों पे ये मिशन चले। तो 2 चीज़ें हुई। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि हर जगह
PSC CSC सब सेंटर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और वो जोड़ लें। फिर 2011 से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल कॉलेजेस के बनाने का काम भारत सरकार ने शुरू किया था, जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट में भी चालू रहा। तो उसमें हर जगह मेडिकल कॉलेजेस बन गए। जैसे राजस्थान में, चूँकि मैं सेक्रेटरी फाइनेंस था फॉर 3 ईयर्स, और उसके बाद करीब 15-16 महीने में हेल्थ सेक्रेटरी भी रहा, और मेरे टाइम राइट टू हेल्थ एक्ट भी आया। बिल्कुल, आपको शायद पता होगा, उसके लिए 17 दिन तक डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे कंट्री भर में भी स्ट्राइक हुई बिल्कुल एक दिन। तो इन सरकारों ने फिर जो है, सभी सरकारों ने, जैसे पर्टिकुलरली राजस्थान ने ये कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज लाएंगे, which we did it in last 5 years, and I was the main instrument behind that. तो उसमें मैंने रिसर्च भी मेरे पब्लिश किए हैं कि how many doctors available per 1,000 population. So the effective is 0.7 per 1,000 India में available है. So I calculated for Rajasthan, it comes out to be just 0.35. Then I suggested government कि भाई हमको इतने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और खोलने चाहिए। आपको एक इंसिडेंस बताऊंगा 2015 का, जब ये अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती थी, तो नीति आयोग उस समय, नीति आयोग ने बनाई था, तो पनगड़िया साहब उस समय चेयरमैन हुआ करते थे। अच्छा, डिस्कशन के लिए बनाया। अभी जो पनगड़िया साहब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, हाँ बिल्कुल, ही बिलोंग्स टू जयपुर। अच्छा ओके। तो मैं गया था उसमें, तो आई सेड के साहब, मैं जो है, आई एम द बिगेस्ट होटेलियर ऑफ राजस्थान, आई मैनेज 11,000 रूम dilapidated budget hotels. Since a hostel is nothing but a budget hotel, true. I don't know whether I am a medical educator or a hotel manager. So everybody was laughing at me. Sir, ये क्या बोल रहा है? मैंने कहा, sir, why we manage the hostels? और वो 11,000, अब वो बढ़ गया 18,000 से ऊपर हो गया। बिल्कुल हो गए, अगले साल तक शायद 25 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हम कमरे मैनेज कर रहे थे ना इसे। सब कोटा में हमारे इतने बच्चे निकलते हैं, फैक्ट्री है जहाँ IIT निकलते हैं, मेडिकल निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, वहाँ तो सरकार एक भी रूम नहीं देती है। 2.5 लाख बच्चे आते हैं साल भर में। सो मार्केट इज सप्लाइंग ऑन दोस। अगर मार्केट टिफिन सप्लाई करता है उसका 700-800 करोड़ की इकॉनमी मैंने तब कैलकुलेट की थी इनसे 10 साल पहले। तो मार्केट टिफिन सप्लाई कर रहा है, मार्केट बुक सप्लाई कर रहा है, पेन सप्लाई कर रहा है, कपड़े सप्लाई कर रहा है, हॉस्टल सप्लाई कर रहा है, क्लासरूम जरूर कोचिंग इंस्टीट्यूट और वो दे रहे हैं। तो व्हाई शुड वी हैव ए हॉस्टल? देन आई सेड, मेड 3 रिकमेंडेशंस कमिटी में कि सब मेडिकल कॉलेजेस शुड बी रन इन 2 शिफ्ट्स। 2 शिफ्ट्स, ओके। अगर हमारे पास एक मीटिंग हॉल है, तो उसमें आप एक ही मीटिंग क्यों करो? सुबह 10 से 12 बजे, आप 12 से 2 कर दीजिए, फिर 2 से 3 और करिए, फिर शाम तक करते रहिए, क्या दिक्कत है? ये सिनेमा आउट, हमारे पास सिनेमा हॉल है, हम 4 शिफ्ट में चलाते हैं उसको। ऐसे थोड़ी है 2 सिनेमा मूवी देख के बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम आउटपुट के लिए पर स्क्वायर फीट यूटिलाइजेशन उसी से बढ़ता है। बिल्कुल। तो वो पूरे मेडिकल कॉलेज हमारा 15 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन ऐसे पड़ा रहता है, एक बार यूज करते हैं, जबकि मरीज तो हमारे 24 घंटे रहते हैं। कुछ एडिशनल टीचर्स चाहिए, क्लासरूम्स और सब कुछ सेम काम आएगा। तो मैंने कहा उसको 2 शिफ्ट में करना चाहिए। देन एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट मी। देन आई टोल्ड, व्हेन दिस कंट्री प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन 3 शिफ्ट्स, व्हाई डोंट यू रन ए मेडिकल कॉलेज इन 2 शिफ्ट्स? बिल्कुल। तुमको क्या दिक्कत है? इफ अ प्रॉब्लम इज ह्यूमंगस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन हैज टू बी इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स, तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इफ यू थिंक लाइक दैट ओनली, तो नहीं मिलेगा। जब हम 3 शिफ्ट में बच्चे पैदा कर सकते हैं तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आप उस तक पहुंचोगे ही नहीं कभी भी। So they mocked me. Then second I said, why do you need so much rooms? You don't need rooms. Let the market supply. जब 12वीं का बच्चा कमरा लेके पढ़ सकता है, तो डॉक्टर को देने की तुमको क्या जरूरत है? तुम रेजिडेंट डॉक्टर को दे दो, तुम्हारी कॉस्ट कम आ जाएगी। बिल्कुल। माय होल आइडिया है इसकी, मेडिकल एजुकेशन में 2 फैक्टर एंटर करते हैं। वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड सेकेंड जो टाइम लगता है हमको HR को निकालने में, 5 से 7 साल लगते हैं डॉक्टर को निकालने में। 7 years के बाद वो एक डॉक्टर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसे लॉन्ग लेटेंसी। तो लेटेंसी को तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। कम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्वालिटी चली जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिड्यूस द कैपिटल एंड इनटेक बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दीस सजेशंस आई मेड इन 2015। इट्स गुड। उस समय मैं मेडिकल एजुकेशन में स्पेशल सेक्रेटरी था। सर ऐसी कौन सी किताब आपने जो पढ़ी हो? Then he offered me कि आप तुम नीति आयोग ज्वाइन कर लो। I said मैं तो साहब US जा रहा हूँ, जॉन हॉपकिंस पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए जाऊँगा नहीं। अच्छा सर, कोई मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसी कोई किताब जिसको हमने पढ़ा और उसका बहुत इन्फ्लुएंस रह गया आप पे, और आप चाहते हो कि दूसरे भी पढ़ें?
मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, इसलिए जो एक का इन्फ्लुएंस तो मुझे अब लगता नहीं। बट स्टिल मतलब कोई ऐसी किताबों से मतलब मूव तो हुए आप मतलब, और उसके मुझे बाद लगता है मतलब 2-3 चीज़ें पढ़नी चाहिए। एक तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यू मस्ट रीड स्वामी विवेकानंद की बुक्स हैं, तो उसके मैंने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग वो भी पढ़े, अदरवाइज भी उनके भाषण और बहुत सारे हैं वो अपने को स्वामी विवेकानंद की बुक कोई ऐसा याद हो आपको जो वो उनके कुछ फ्रेजेस मेरे को याद है। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू थिंक योरसेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी, इफ़ यू थिंक योरसेल्फ प्योर, प्योर यू विल, इफ़ यू थिंक योरसेल्फ इम्प्योर, इम्प्योर यू विल। सो व्हाट यू थिंक यू बी, व्हाट ही वांट्स टू से। उन्होंने ये भी कहा था, तिष्ठत जागृत प्राप्यामि वरानि बोधत, उठो जागो, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव टिल यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। सो वो आप कहाँ तक करते हो? वो इस तरह से कई कई जगह से आते रहते हैं। तो तो एक तो स्वामी विवेकानंद, दूसरा अगर आपको साहित्य हिंदी और ये सब समझना है तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। उनकी मेरे कहानियाँ मैंने बहुत सारी पढ़ी अच्छा स्कूल डेज में, तो वो भी आपको एक उसका उस जमाने का झलक और वो देता है, सोशल ताना बाना वो समझने का देता है। बाद में आपके पास बहुत सारी आपकी चॉइस क्या है। जो लोग जनरली फिक्शन पढ़ते हैं, मेरा फिक्शन पढ़ने का कम है, मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। लोग काफी फिक्शन पढ़ते हैं। बिल्कुल मैं फिक्शन जो है कोई खास मतलब आपको यूज नहीं देता, थोड़ा बहुत थ्रिल जरूर दे सकता है, वो भी चीप थ्रिल टाइप। सो ड्यूरेबल चीज फिक्शन में नहीं थे। आई रीड लाइक नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प बुक्स जो है आपकी, बहुत सारी बुक्स कोई भी उठा दो। जैसे मैंने 2-3 किताबें दी, बात करें चार्ल्स हैंडी की सेकंड का टिपिंग पॉइंट, आई रीड बिजनेस रिलेटेड आल्सो, बिल्ड टू लास्ट, अभी मैं उसको पढ़ रहा था, गुड टू ग्रेट। इससे पहले परसुएशन और इन्फ्लुएंस की, इसकी आपके नोबेल लॉरेट की स्लो थिंकिंग फास्ट थिंकिंग डैनियल कानमैन की, एंड ही रोट वन मोर बुक नॉइज, तो very lengthy book and very boring, but very intricate book, how human behavior is shaped and how we are influenced by the news and information. So Nassim Nicholas Taleb ने कहा था ना कि news and information is toxic. बिल्कुल। So you were reading newspapers. रॉल्फ डब्लिन ने किताब लिखी Stop Reading News. उसने बहुत सारी किताब लिखी, रॉल्फ डब्लिन ने 3-4 बुक्स लिखी, तो आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग, और एक उसने स्टॉइक फिलॉसफी में लिखी, पार्ट ऑफ गुड लाइफ। तो जैसे हम लोग जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात, नासिम निकोलस तालिब की मैंने सारी पढ़ी, ब्लैक स्वान, हम अभी वही तो कर रहा हूँ, हम अभी एजुकेशन सिस्टम की बात भी कर रहे हैं। बाय रैंडमनेस, एंड देन 4 बुक्स, 2 more I just forgot. So we were talking about the education system ना, तो आपको नहीं लगता कि there is this loophole is there कि जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं करिकुलम में, हम उसी करिकुलम को रिपीटेडली पढ़ाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आई वेंट टू सम काउंटी स्कूल इन US, हाँ, ऑरेंज काउंटी नाम था उसका। काउंटी इज बेसिकली स्मॉल म्यूनसिपैलिटी है, बड़ी ग्राम पंचायत में, 10-15 हज़ार। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो वहाँ उनका स्कूल देखा मैंने, अपने कॉलेज लेवल का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, और वो प्लांटेशन करा रहे हैं बच्चों, हाँ, बिल्कुल सिखा रहे हैं, बिल्कुल। सो रियल लाइफ जो मैं आई टोल्ड यू, माय फादर मुझे सब्जी बेचने के लिए बेचते थे, बिल्कुल। उस समय तो हमको नहीं समझ में, अब लगता है कि उन्होंने हमने एंटरप्रेन्योरशिप तब सिखा दी कि आप कैसे लेके जा रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और वापस पैसे को क्या कर रहे हो। तो मिर्ची बड़ा खा जाते थे और कुछ कर लेते थे, बट देन स्टिल यू नो हाउ टू स्पेंड द मनी। और बाद में जो पूछताछ हो जाती थी कि आपने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, सो दैट्स बेसिकली फीडबैक एंड द रिव्यू मैकेनिज्म। इफ योर पेरेंट्स आस्क ऑल दोस थिंग्स, there's nothing but it's jargon, otherwise तो वही है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कोटा फैक्ट्री देखा था रिसेंटली ना, कोटा हमारा एजुकेशन हब भी एक तरीके से कह लो आप, है ना, तो बट वहाँ पे तो सेम, अगर इतना प्रेशराइज है स्टूडेंट वहाँ पे कि मैंने बहुत सारे सुसाइड, आजकल तो बहुत बढ़ते सुसाइड केसेस देखे हैं वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। हाँ, वन तो हमारे पास क्या है कि ये जो सिलेक्शन रेशियो है, 25 लाख स्टूडेंट बैठता है, बिल्कुल हम सेलेक्ट करते हैं 1 लाख, तो 25:1 कुछ भी, हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स ही कम है। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि हमको इतने डॉक्टर बनाने चाहिए, बाद में उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मुझे डॉक्टर ने बहुत कहा कि हमारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं होंगे, क्योंकि मेरा एस्टिमेट से 2035 में भी राजस्थान में 1 डॉक्टर पर 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि नेशनल नॉर्म्स है। माई आर्ग्यूमेंट इज वाई नॉट यू हैव नॉर्म्स ऑफ 1.5 डॉक्टर्स पर 1000। अभी कोई नेशनल लेवल पे नहीं बोलता है,
बिल्कुल 1.5 क्यों नहीं रखते? क्योंकि यूरोप में वो 2.5 है, कहीं पे 2 है, किसी दिन हम 1.5 भी सोचेंगे, एक ही डॉक्टर क्यों रखेंगे? तो जब आपके पास बच्चे इतने हैं और सारे ब्रिलियंट हैं, अगर उसके मैं 10% भी ब्रिलियंट मानता हूँ तो 2.5 लाख बच्चे ब्रिलियंट है, बिल्कुल तो 10 में से एक तो ब्रिलियंट है ही है। तो हम उन 2.5 लाख को मौका ही नहीं देते, उसमें से 1 लाख को ही मौका देते हैं, तो वो 1.5 लाख कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए वो नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस इतनी खोलनी चाहिए कि वो सब उसको पढ़ सके। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि हमको चिप बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। वी मे नॉट बी वेरी गुड इन, बिल्कुल वेरी एफिशिएंट इन, बिल्कुल बट हम बच्चे बना रहे हैं, उसमें वी आर गुड, वी आर नंबर 1, बिल्कुल highest number of kids we are producing. प्रोड्यूसिंग राइट We have the brilliant minds, कोई डाउट नहीं। राइट तो just have few more institutions, और हर साल 20,000 30,000 डॉक्टर इंजीनियर्स बाहर भेज दो, 1 लाख, तो वो आपको रेमिटेंसेस लेके आएंगे। और आपको पता होगा वी आर गेटिंग हाईएस्ट रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। लास्ट ईयर हमने $125 बिलियन आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल और वो जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। बिल्कुल हम जो बाहर से पैसा ला रहे हैं उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा स्ट्रेंथ है बच्चे पैदा करना, उनको तैयार करना, स्किल करके बाहर भेजना। सो आई सेड इन वन ऑफ द बजट मीटिंग्स, मैं सब आप डॉक्टरों की तरह क्या करो, मैं सब एक्सपोर्ट करेंगे। तो दे लाफ्ड एट मी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 3 साल बाद हम राजस्थान से डॉक्टर एक्सपोर्ट। सो यही तो मेरा फिर घूम पे वही क्वेश्चन आएगा ना सर, मेरा ये कहना है, मैं और आप सोल्यूशन की बात तो कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ है? We did in राजस्थान इन केस ऑफ मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन। जब मैंने एमबीबीएस किया तो तब हम 600 होते थे, अभी राजस्थान में इनटेक 4800 के आसपास हो गया। बाय नेक्स्ट ईयर इट विल गो 6000, 10 टाइम्स हमने उसको 15 साल में बढ़ा दिया है। एंड नर्सिंग की 7-8 कॉलेज होती थी, 25 कॉलेज हमने साथ खोले थे। जब राजस्थान भारत सरकार ने स्कीम लाए तो राजस्थान वाज द फर्स्ट टू टेक द बेनिफिट, क्योंकि हम 25 पहले डिक्लेयर कर चुके। बिल्कुल बिल्कुल तो 10-10 करोड़ पर कॉलेज दे रहे थे। सो वी स्टार्टेड ऑल दोस। पब्लिक हेल्थ स्कूल्स हमारे यहाँ एक भी नहीं था। So I just got introduced, सीएम से अनाउंस कराया बजट में, मैं बजट सेक्रेटरी था उस समय, कि साहब ये बनाइए कि ये क्या होता है। मैं साहब ये जो कोविड का देखभाल करते हैं वो डॉक्टर फॉसी जो अमेरिका वाला बोलता हूँ वो सब पब्लिक हेल्थ वाला है, और आपके स्टेट में मैं अकेला हूँ जो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करके आया हूँ अमेरिका से और मैं इसको समझता हूँ बिल्कुल। इसलिए ये कॉलेज। तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हो। व्हेन यू कन्विंस दीज गाइस, अब उनमें से मुझे आज भी कुछ बच्चे आए मेरे पास, 4 स्कूल अपनी हुई। सो व्हाट दीज गाइस विल डू, they will manage the hospitals. डॉक्टर स्किल अच्छी है उनकी, वो आपकी सर्जरी अच्छी कर सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सफाई, वो नहीं कर बाथरूम, वो नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड और वेरी एफिशिएंट। बिल्कुल बिल्कुल सब ऑप्टिमल रिजल्ट है, they can play their own role, right? We should have a separate cadre. राइट cadre कहाँ से लाएंगे, हमने उसको ट्रेंड नहीं करा। मेडिकल है जे अराउंड 165 टाइप से, बिल्कुल। तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत आती है, उनका अलग अलग स्किल सेट होता है, सब सेट बहुत होता है। इसी में से डॉक्टर्स पे आ रहे, तो we recently saw a West Bengal case which was a very heinous case, yeah, recently we came across. It's very unfortunate. हाँ बिल्कुल। so I have 2 question in that, मतलब एक, हम डॉक्टर की सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरा उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, अगर डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंस हो जाए उस पर क्या एक्शन लेते हैं? डॉक्टर की सेफ्टी के लिए वहाँ का तो मुझे नहीं पता है, राजस्थान में तो हुआ था ना राजस्थान में हुआ था, बिल्कुल। तो मुझे पता, प्रोटेस्ट तो सब जगह सब जो हुई थी लास्ट वीक की। बिल्कुल 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 नहीं, यह सेफ्टी के लिए या तो इन्होंने कई जगह हर जो बड़े हॉस्पिटल्स है उसमें पुलिस का चौकी वगैरह बना हुआ सब कुछ है, वो अच्छा, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखते हैं और एक टोकन भी होता है उनका जाने के लिए। बट फिर भी क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस होते हैं तो कोई न कोई आदमी, हर किसी को आप रोक नहीं पाते, 24 घंटे होता है, 365 डेज। बिल्कुल। एंड जैसे जैसे में हॉस्पिटल है वहाँ 12,000 मरीज रोज आते हैं, बिल्कुल। एवरेज अगर एक अटेंडेंट आता है तो 25-30 हज़ार, मतलब 40,000 लोगों का फुटफॉल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप हर किसी को कितना स्क्रूटनी और वो चेक कर सकते। बट फिर भी इस तरह के 2-3 मैकेनिज्म होते हैं, तो उसका जो टोकन सिस्टम है जाने का, पुलिस की वजह से उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। एक दूसरा, एक जनरल मानसिकता का भी फर्क पड़ता है। सेकेंड, आपने कहा कि डॉक्टर का नेग्लिजेंस से मेरा मतलब है कि कोई डॉक्टर किसी को मारने के लिए थोड़ी काम करता है, वो तो बचाने के लिए काम करता है। बट फिर भी नेग्लिजेंस से कुछ हो जाता है तो फिर जो इमोशनल पेरेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं उनके, वो एकदम से हावी हो जाता है डॉक्टर्स पे ना। काफ़ी केसेस ऐसे मैंने रिपोर्ट भी देखे हैं काफ़ी। मैंने 1-2 महीने का कोर्स मॉड्यूल वहाँ किया था हॉपकिंस में रहते हुए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, क्या क्या क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स और कैसे कैसे ला सकते हैं। इसमें जो बड़े सारे रीजन्स होते हैं हमारे यहाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है चेकलिस्ट।
अतुल गवांडे एक डॉक्टर है, सर्जन अपने इंडिया, यूएस में वो मेडिकल डिपार्टमेंट के एडवाइजर। तो ही रोट Okay. 4 बुक्स, डिफरेंट बुक्स। वन ऑफ बुक्स इज चेकलिस्ट एंड इस तरह से नेग्लिजेंस के ऊपर है बेसिकली, हाउ यू कैन अवॉइड। तो वो ये चेकलिस्ट में कहता है कि कोई भी प्रोसीजर करते हो तो उसका सेट सिस्टम है। हालांकि मैं उनकी बात से पूरा एग्री इसलिए नहीं करता हूँ कि यूएस यूरोप में वो बहुत ज्यादा कर दिया है, बहुत ज्यादा कर दी तो वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ। 3 महीने तक आपको सर्जन नहीं मिल रहा है, सर्जरी नहीं हो रही है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, फॉर दैट, राइट। बट वी शुड हैव सम डाउनसाइज्ड वर्जन ऑफ दैट। तो वो जो सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, ये जो एस्पेक्ट है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। तो मैंने वो दिन पब्लिक हेल्थ स्कूल्स और ये इंट्रोड्यूस करने का लॉजिक भी यही है, दिस गाइज विल डू दिस। तो ये बहुत जरूरी है। हालांकि पेशेंट के अटेंडेंट हावी होना ये तो खैर गलत चीज़ है, गलत है, इसमें कोई मैं इसमें आई विल नॉट स्पेयर दैम, बट हाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड और वो अब आने चाहिए, और अब आने भी लग गए। जो भारत सरकार भी एक एनक्वास करके सिस्टम है, नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम है, तो उससे सर्टिफिकेट करने लगी हॉस्पिटल्स को, इंसेंटिवाइज भी करती है और डिसइंसेंटिवाइज भी करती है। तो वो एक सिस्टम है। एक NABH एक्रेडिशन का सिस्टम है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स के लिए, लेबोरेटरीज के लिए, वो भी कई जगह होने लग गया है। तो दे आस्क फॉर द मिनिमम प्रोसीजरल सिस्टम्स एज वेल एज आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, और आपके जो नीटनेस, क्लीननेस, ये सब कैसे होते हैं। तो वो भी बहुत सारे उसको भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है। जैसे लाइक ये इंश्योरेंस स्कीम्स में हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में जो NABH एक्रेडिटेड है उसको 15% रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलता है, बिल्कुल बिकॉज उनकी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा आती है, बिल्कुल। क्लीननेस। बिल्कुल। So those standards are being introduced in government as well as private. But हाँ उसका penetration अभी काफी कम है। So that's the issue. So, जैसे आप रेवेन्यू सेक्टर में भी रहे ना, तो जैसे कोई ऐसा पॉडकास्ट हमारा देख रहा हो और बोल बिल्कुल नाइव आदमी, इसको कुछ नहीं पता है, ऐसा ना, तो कैसे वो फंक्शन करता है, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे रेवेन्यू में फंक्शन करता है, कैसे आता है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? आप स्टेट के लिए पैसा कलेक्शन बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब ये बंदा कोई समझना चाहता है तो से लाइक मैं स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की बात कर रहा हूँ, करीब 3 लाख करोड़। तो इनके पास 2 तरह से रेवेन्यू आता है। वन तो स्टेट का ओन इनकम होता है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह आता है, जैसे इनकम टैक्स और ये होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा कितना आता है GST पर, तो वो आता है। तो 4-5 सोर्सेस पड़े होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ और राजस्थान के। स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। तो वन इज लाइक आपका GST, बिल्कुल। GST में स्टेट GST, सेंट्रल GST बढ़ करके आता था, 85,000 करोड़ यहाँ से आता है स्टेट के लिए। सेकेंड सोर्स हो गया आपका वैल्यू एडेड टैक्स, वेट अभी भी चालू है कुछ आइटम में, है बिल्कुल, वो आपका पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल, बिल्कुल, उसमें स्टेट रेट तय करता है, बिल्कुल, वो काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है। थर्ड आपका आता है माइनिंग से। फोर्थ आपका आता है ट्रांसपोर्ट से, जो मोटर गाड़ियों के टैक्सेशन है इस पे, अच्छा, जो रोड टैक्स और वो आता है, वो काफी बड़ा रेवेन्यू आता है। और आपके ये मेजर आपके है। पांचवा आता है आपके इसमें स्टाम्प ड्यूटी से, स्टाम्प ड्यूटी से, अच्छा, जस्टिस ने स्टाम्प ड्यूटी से। और वेट का जो एक्साइज का आता है वो वेट में जाता है, वो भी एक्साइज के 2 होते हैं उसमें कंपोनेंट। ओके, तो उसमें कुछ तो वेट में जाता है, हाँ, कुछ एक्साइज का भी आता है। एक्साइज मतलब अल्कोहल और इससे, हाँ, राइट, तो वो भी काफी सिग्निफिकेंट आता है। तो ये काफी बड़े सोर्स होते हैं रेवेन्यू के। ऑफ लेट जैसे कुछ और रेवेन्यू होते हैं, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, तो भी काफी बड़ा परसेंटेज अब होने लगे हैं। से लाइक हमने मेडिकल एजुकेशन में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, हाउ वी कैन हैव सेल्फ सस्टेनिंग। आपने जो बात बताई थी ना कि भैया प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स नहीं है, सॉल्यूशन क्या निकाला, हमने सॉल्यूशन निकाला बिल्कुल 2015 में। बिल्कुल, वी फॉर्मुलेटेड ए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, सारे कॉलेज और सोसाइटी में। सो व्हाट वी डिड इज 50% सीट्स आर गवर्नमेंट सीट्स, तो उसकी नॉमिनल फीस है मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये फीस है। रिमेनिंग 50% सीट्स आर पेड सीट्स, तो उनमें से 35% सीट्स की लाइक करीब 45 लाख रुपीस 5 ईयर का है, और 15% सीट्स का जो हम उसको मैनेजमेंट सीट कहते हैं $1 लाख है, एंड 5% एनुअल इंक्रीज रख। बिल्कुल। सो दीज 50% सीट्स अगर 150 सीट्स एक कॉलेज में होती है, तो ये मुझे तकरीबन है जो आपका 40-50 करोड़ का रेवेन्यू देती है। और जब 5 बैच इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे को 60-70 करोड़ का रेवेन्यू सालाना दे देती है। सो एक मेडिकल कॉलेज को और 500 बेड का हॉस्पिटल को रन करने के लिए मुझे करीब 100 करोड़ का बजट एनुअली चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आई हैव बिकम सेल्फ सस्टेनेबल।
बाय डूइंग जस्ट स्मॉल टिंकरिंग। ये और भी स्टेट में करा हुआ है, गुजरात में है, एक दो जगह और भी है, हमने इसको मास स्केल में कर। तो चूंकि हमारा बच्चा उज्बेकिस्तान में जा रहा है, किर्गिस्तान में जा रहा है, बाहर जब रशिया पढ़ने के लिए जा रहा है, चाइना जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, बिल्कुल, तो हमारे यही क्यों नहीं पढ़ रहे, हम यही पैसे ले लें उससे। उस करने से हमारे पास हर जिले में 500 बेड का हॉस्पिटल हो गए, बिल्कुल, वेल ट्रेन डॉक्टर्स हो गए, और टियर 3 की जो फैसिलिटीज होती है वो मिल गई, और आपके बच्चे वहीं सीख रहे हैं। अगर मेरा बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज है, जैसलमेर में है जो डेजर्ट है, वहाँ जो 5 साल रह करके MBBS करा है, उसका मैं दोबारा जैसलमेर पोस्टिंग करता तो वो इजीली चला जाएगा। बिल्कुल, जयपुर वाले को मैं भेजूंगा तो वो नहीं जाए। बिल्कुल। तो ये हमने उसका फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का सोल्यूशन निकाला, इस वजह से हम हर जिले में बना पा रहे हैं नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल, क्योंकि तो एक बार वन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत मदद कर दिया, एक बार स्टेट ने डाल दिया, बाकी इसका रेवेन्यू निकल रहा है, 80% खर्चा हो गया आपका, तो वो अच्छा बाय रेवेन्यू गैप कैन बी फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक मेरा क्वेश्चन है, बड़ा वो डायरेक्ट नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ उसका डायरेक्शन को लेके आओ, मेरा शायद डायरेक्शनलेस होगा। मैं अभी रिसेंटली ना मैं सुरेश प्रभु जी से मिला था, जो एक्स रेलवे मिनिस्टर थे। तो मेरे को आज तक लगता था जो इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क, जो रेलवे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क जो रेलवे नेटवर्क है, वो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर होगा, मुझे लगता था। बट जब मैं उनसे डिस्कशन पे गया तो मुझे थोड़ा स्टडी करके गया, तो मुझे बाद में पता लगा कि हाँ फंड्स तो हम लेते हैं सेंटर से, बट हाँ जब हम उस पर जब वापस उन्हें डालते हैं, अब मैं उस टर्म को बोल रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं, तो वो वापस रिटर्न जब वापस जो रेवेन्यू करके जाता है वो उतना रेवेन्यू नहीं होता है, इट्स अ लॉस मेकिंग सेक्टर। तो क्या एक स्टेट भी इतना जितना फंड लेता है, क्या उतना वो अपने जो टैक्सेशन सिस्टम से वापस रिटर्न बैक कर पाता है, या आज भी हम केवल सरकार से पैसा लेते हैं और उसे बस स्टेट में बांटते हैं? एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक गुड। आई जस्ट वांट टू नो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में पब्लिक गुड। अच्छा, ओके। जैसे चौराहे है, चौराहे के ऊपर एक लाइट जली हुई है, हाई लाइट, जिसमें हमने 5000 वॉट के बल्ब जला दिए, सोडियम लाइट के, और उसमें तो ये एक पब्लिक गुड है, मेरिट गुड है। इसका मतलब कि उस चौराहे के ऊपर कितने लोग निकलते हैं, मे बी 20,000 लोग निकल रहे हैं, 20,000 लोग उससे गेट बेनिफिटेड। ये लाइट ऐसे देखते हैं मतलब, हाँ, ये लाइट अगर मैं मेरे बैकयार्ड में लगा दूं तो कितने लोग हैं, 3 लोग बेनिफिशियर हैं, तो वो जो उस लाइट का कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसका जो इम्पैक्ट है बहुत कम है। दिस लाइट मे बी लॉस मेकिंग, बट द बेनिफिट पीपल आर गेटिंग ओके, सो वेरी हाई। सो रेलवे का ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नॉट आस्किंग इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, मैंने बस आपसे पूछा कि आप डायरेक्शनल बनाइए इस, मतलब जैसे रेवेन्यूज में भी हम अगर कोई सेंटर से अगर कोई रेवेन्यू ले रहे हैं, मतलब कोई अगर पैसा हमने लिया है स्टेट के लिए, तो मैं कह रहा हूँ क्या स्टेट इतना प्रॉफिट मेकिंग कर पाता है कि रिटर्न बैक हुआ था? पहली बात तो स्टेट बाय डेफिनेशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। एग्जैक्ट, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, बिल्कुल, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स, से लाइक सोशल सेक्टर है एक राजस्थान में, करीब 17,000 करोड़ का पेंशन और ये जाता है। राजस्थान इज द हाईएस्ट इन द होल कंट्री टू स्पेंड ऑन द सोशल सेक्टर। किसको जाती पेंशन? विधवा, सिंगल लेडी, बिल्कुल, ओल्ड पर्सन, ये जो आपके डेफ डम्ब और उसके विकलांग पर्सन, बिल्कुल, और एक होती है इसको बोलते हैं जो बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनके लिए पेंशन, उनको सपोर्ट सिस्टम। ये सारे ऐसे लोग हैं। कोई भी नेशन जब तक डेवलप नहीं होता तब तक उस नेशन का बच्चा, बुढ़ा और महिला स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित, तो वो नेशन डेवलप नहीं हो सकता। अगर ये 3 चीजें हम तीनों लोगों नहीं दे सकते हैं, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। सड़क हो जाओ, एयरपोर्ट हो जाओ, इस डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका बच्चा अगर सही नहीं है, उसको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। महिला और वृद्ध, उनको अगर हम 2 टाइम का खाना नहीं दे सकते हैं, इज्जत नहीं दे सकते हैं, सेफ्टी, सुरक्षा, तो मिनिमम स्टैंडर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, तो हम विकसित नहीं है। चाहे भले आप कितने अच्छे रोड बना दो, चाहे एयरपोर्ट बना दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बैटरी चेंज करनी है, अच्छा चेंज करना है। मैं इसको एक बैटरी चेंज फिर बताऊँ। मेरा एक्चुअली सवाल को मैं फ्रेम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक फैमिली में अगर हम बच्चों को पैसा खर्च करने देते हैं, बच्चे खर्च ही करते हैं, तो फैमिली पैसा खत्म हो जाएगा ना। वैसे मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको मैं बताऊँ, ये स्टेट सेंटर ये कह रहा है मैं पैसा दे रहा हूँ, तो वो गलत फहमी में है। हाँ, राइट। पहले तो वो दे रहा है, उनका सोचना ही गलत है। वो स्टेट का पैसा है, वो उसमें से काट रहे हैं। तो यही तो मेरा अब क्वेश्चन फ्रेमिंग सही हुआ, मतलब वो स्टेट का पैसा है, वो काट रहे हैं। राइट। तो मैं आपको बताता, इसी चीज को मैं समझना चाह रहा था। मैं 15 फाइनेंस कमीशन से लेकर के अब तक कितना पैसा काट दे। पहले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में से राजस्थान के लिए
74.5% पैसा सेंटर से कंट्रीब्यूट होता था, नाउ इट हैज कम डाउन टू 48%। तो आपने 25% पैसा मेरा गायब कर दिया है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। वन एंड सेकंड, आप डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो, आपका काम नहीं है सेंटर का, वो स्टेट का काम है, बिल्कुल वो स्टेट का काम है। बिल्कुल। तो आप स्टेट को कमजोर कर रहे हो। भाई अगर मेरे पिताजी ने मेरे को सब्जी बेचने नहीं भेजा होता, नहीं हो जाता, प्रोबेबली मैं सारी चीजें नहीं सीखता, बिल्कुल है ना। मैं उस समय 20 रुपए का टिकट छाप के 60 रुपए का नहीं बेचता, 2 रुपए का। हालांकि वो कोई अच्छी बात भी नहीं थी, लेकिन खराब बात भी नहीं है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो जो आप देखोगे वो सीखोगे। तो सेंटर गलत कहता है कि हम देते नहीं हो, तुम काटते हो। मैं जाता था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। हाँ, ये फंक्शनिंग समझना चाह रहा था। जेटली थे जब जाता था मैं, कैसा ये जो अपनी कैबिनेट सेक्रेटरी बने ना अपने, हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है सर अपने, ई एंड मी यूज्ड टू सिट टुगेदर, अच्छा। तमिलनाडु से आते थे। ओके। तो वो बहुत गालियाँ देते थे, तो उन्होंने ही वाज देयर इन 7 years फॉर IMF। भारत सरकार ने उनको वहीं ले लिया। मैं छोटा था तो थोड़ी कम गालियाँ देते थे। बस सोच तो ऐसे ही काम करते हैं, सोच तो ऐसे ही काम करती है। डिवीजन ऑफ लेबर है वो, डिवीजन ऑफ वर्क है। आप एंड आप उसका राइट दे रहे हो प्रोबेबली। एंड एक पॉजिटिव असेसन या डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जो हमारा घर में कमजोर बच्चा था हम उसको एक्स्ट्रा खाना देते हैं, तो जिस स्टेट को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए था हम उसको एक्स्ट्रा देते हैं। प्रोबेबली ऐसा नहीं कि बॉम्बे से ज्यादा इनकम आती है हम सारा बॉम्बे में खर्च करेंगे, नहीं करेंगे, बाकी स्टेट को भी, डिस्ट्रिक्ट को भी या सिटीज को भी डेवलप करेंगे। तो वो एक सेंटर का रोल है, इसलिए उसको सेंटर का रोल है। तो ऐसा नहीं कि वो सेंटर देता है, स्टेट देता नहीं, इट्स राइट। आपने बताया वो कम डाउन भी हो गया विद टाइम। मैं ये कहता हूँ कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है टिल 14 फाइनेंस कमीशन, नहीं मतलब 2014 तक। राजस्थान के केस में करीब 74.5% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था CSS में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। अब वो घट करके 15 वित्त आयोग के बाद में 48%, तो आपका 25% पैसा उड़ गया। तो वो सेंट्रल ने रख दिया, और सेंटर कई तरीके से पैसे रखा। एक्साइज ड्यूटी में नॉन शेयरेबल कंपोनेंट बना बिल्कुल ऐसे कंपोनेंट बना दिए कि सब ये डिफेंस के लिए काम आएगा जो नॉन शेयरेबल है स्टेट के साथ। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब किताब में ही नहीं आ रहा, तो आप स्टेट को कमजोर कर रहे हो। बिल्कुल। एक ना मुझे अभी ओलंपिक्स भी चली रहे, तो ओलंपिक से भी सवाल कर ही लेते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इफ आई हैव करेक्ट आइडियाज, आई थिंक देयर इज ओनली 2 पार्टिसिपेशन फ्रॉम राजस्थान, एंड राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट। 2 ही पार्टिसिपेशन है, ऐसा इतना पीछे कैसे रह गया स्पोर्ट्स में? यस दैट्स ट्रू। इज इट बिकॉज ऑफ द नॉट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, और इज इट बिकॉज कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है, या फिर कुछ क्या ऐसा है जो वीकन कर रहा है? मेरे ख्याल से तो केवल हरियाणा को छोड़ करके और थोड़ा बहुत पंजाब में पटियाला और इधर 1-2 फैसिलिटीज आ गई है, बाकी तो सभी स्टेट में हम अभी। बट फिर भी राजस्थान बड़ा स्टेट है, मतलब वैसा देखेंगे ना, मतलब ज्योग्राफिकली बड़ा है। हाँ। फ्रॉम स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, यस वी लैक लॉट ऑफ, स्टिल लैकिंग। हाँ मैंने थिंक कोई बहुत कंट्रीब्यूट किया उसको, आई डोंट थिंक। इंडिविजुअल खिलाड़ी जाता है, एक अलग बात होती है, किसी भी स्टेट से आ सकते हैं, बट एज ए स्टेट गवर्नमेंट्स कोई गवर्नमेंट नहीं प्रमोट कर रही है, एक्सेप्ट उड़ीसा ने ऑफ लेट हॉकी भी प्रमोट करना शुरू किया। बस देर उनका स्टेडियम वो भी मुझे दिलीप टर्की की वजह से सब कुछ। बिल्कुल। बट ही मोटिवेटेड, ही गॉट इट डन। हरियाणा में अपना स्टाइल है कुश्ती, और उसके लिए वो तो फेमस है। हरियाणा खुद प्रमोट कर रहा है, हरियाणा कर भी रहा है। हरियाणा इज डूइंग थोड़ा बहुत फुटबॉल और बॉक्सिंग के लिए मणिपुर कर, और इक्के दुक्के एफर्ट जो है गोपीचंद बिलेला और इसका बैडमिंटन में बेंगलोर में हो रहा है, आइसोलेटेड है। बड़ा रीजन क्या है कि वी हैव बीन फेल टू कनेक्ट द स्पोर्ट्स विद द स्पॉन्सरशिप एंड इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स नीड्स लॉट ऑफ फंड फ्लो, और जिस दिन हम इसको स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री और स्पॉन्सरशिप से कनेक्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और ये सब जगह है, US में भी है, और जिन कंट्रीज में है वहाँ वो कंपनी उनको बहुत सपोर्ट करती है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम उनको एक जॉब दे देंगे, सरकारी जॉब, तो वो सरकारी जॉब मिलती है उसका स्पोर्ट्स से खत्म हो जाता है। चलिए स्पोर्ट्स की बात तो आई गई, ये तो स्पोर्ट्स लड़के तो बहुत चलो फिर भी पार्टिसिपेट करें, लड़कियों का तो फिर भी वीक इन सोसाइटी है एक तरीके से। डाउरी सिस्टम भी अभी यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, चाइल्ड मैरिज बहुत देखने को मिलता है, पहले से भी सुनते थे और ऐसा आज भी खत्म नहीं हुआ। तो फिर इन चीज़ों पे काम मतलब क्यों नहीं करते हम, मतलब बहुत समय से क्यों चला आ रहा है? 25 ईयर्स अगो देखो तो एवरेज एज ऑफ मैरिज जो थी इट वाज अराउंड 15, बट आज भी होता है सर, आप मतलब टू बी ऑनेस्ट। हाँ
देयर आर थिंग्स यू हैव टू सी दिस। फिर अब जो एवरेज जो मैरिज है वो ऑलमोस्ट 21 के आसपास। So one thing is like number has absolutely come down, but yes, incidences are still happening. Again, it's like it's a social problem. So we need to like one is percolation of education is very very must. दूसरा आपका health और understanding, and third आपका economics. फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है तब तक ये चीजें छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहे, बट काफी कम हो गए पिछले लास्ट 20। ये ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट होने बंद हो गए? नहीं, आप एवरेज एज ऑफ मैरिज देखो, आप इंडिकेटर से पकड़िए। 20 साल पहले 15 पॉइंट के आसपास 15 ईयर्स की एवरेज एज ऑफ मैरिज थी, जो बढ़ करके 21 साल हो गई, तो एवरेज इतनी हो गई। इसके दोनों में फर्क पड़ा। अच्छा, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे आ गया। ग्रोथ पे आ गया, बिल्कुल। तो वो अगर अब एज मैरिज नहीं बढ़ती तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है ना, कम कैसे? बिल्कुल। अभी हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट है जो कम डाउन टू लेस देन 2.1, 1.9 हो गई कई, और 1.7 हो गई कई सिटीज के अंदर। नॉट ओनली ये 16-17 सिटीज में और स्टेट्स में होगी, राजस्थान में। सो 2.1 इज द रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट का। अभी कपल को 2.1 बच्चे होते हैं तो उसको पॉपुलेशन स्टेबलाइज है। यू गॉन डाउन बिलो दैट। सर, आप इतना वेल ट्रैवल्ड हो, इतना सब कुछ आप काफ़ी पर काफ़ी सेक्टर्स भी आपने देखे। मैं ऐसे बेसिक सवाल पूछ रहा था, व्हाट डू यू फील दैट एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, क्या प्रॉब्लम्स आपको लगता है ये हैं और इसको ना इसे संभालते संभालते टाइम लग जाएगा, बट हाँ अगर ये कर लेंगे तो we'll jump a better level, we'll take a good jump from one place to another। हाँ, वन जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इशू है, और दैट वी कैन सॉल्व थ्रू दी एंटरप्रेन्योरशिप। State sponsored, like China did it. Basically in manufacturing and also in service sector. हम सर्विस सेक्टर में बेटर है चाइना से। तो सर्विस सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर टेक केयर कर रहा है काफी हद तक, मीटियर कर रहा है, तो उसका एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। बट मैन्युफैक्चरिंग में वी हैव लॉट ऑफ स्कोप। वो हमको स्टेट स्पॉन्सर्ड वैल्यू एडिशन, चाहे बोले एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट हो उसमें वैल्यू एडिशन करें, प्लस बाकी चीज़ों में भी सर्विस सेक्टर को अगर हम लार्ज स्केल में प्रमोट करते हैं, जिस तरह से हमने हाईवेज बनाए हैं, एयरपोर्ट्स बनाए हैं या सी पोर्ट्स बनाए हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वर रिक्वायर्ड। बिल्कुल। नाउ दैट इज रेडी। नाउ सेकंड स्टेज हमको ये है कि हम इसको एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। अगर ये करते हैं, अगर अनपढ़ आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो अपने बच्चों को अपना पढ़ा लेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन अपना आ जाएगी, एंड कई सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। गली में घूमने वाले 100 बच्चों को हमने जॉब दे दिया तो गली में घूमने वाला नहीं मिलेगा आपको, तो चैन सिग्नेचर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ज्यादातर को जॉब दे दी, फिर इक्का दुक्का मिलेगा तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो अपन लपके की बात कर रहे थे टूरिज्म में, वही है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। हैड दे गुड जॉब तो क्यों ना था। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेवल का, एंड दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years, जब तक हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज होएगा। बट दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग ना। It is difficult thing. Population, and we have to live with that along with उसका provisioning करते। But you're saying you always say, there is no way कि अपन ऐसा कर पाएंगे। but you're saying that look for the good side। दोनों चीजें, मतलब प्रॉब्लम रहेगी उसको कितना कम कर सकते हैं, खत्म तो कर सकते हैं, कि अब खत्म कर देंगे मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन नहीं है, कि न तो हमारे पास इतने पैसे ना कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो द इशू है कि हम उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं टाइम, और कितने ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉय। बट मुझे आपका वो आइडिया अच्छा लगा था कि अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं। वो अच्छा था, वेरी गुड इनिशिएटिव था। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास सोल्यूशन भी सारे हैं, बट पता नहीं फिर वो इम्प्लीमेंट होने में क्यों टाइम लगाते हैं। ऐसा इशूज है, बजटरी कॉन्स्टेंट्स है, प्रायोरिटीज है, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज है। बिल्कुल। नंबर ऑफ इश्यूज। अच्छा, एज ए ब्यूरोक्रेट्स आप 10 आइडिया अप्रूव करते हो, कुछ उनमें से 2-4 उनको शूट होता है। बिल्कुल। बट स्टिल आई एम हैप्पी अगर 4 भी आप 10 में से करा देते हैं, इट्स गुड इनफ। there's no need to demoralize। और आप वो एक लाइट वाली बात आ गई आपकी, वही 4 करा दी तो आप you have to, and you are part of the system, you get through the things, that is more important। आप उसको सरेंडर करके बाहर बैठ जाओ तो कराएगा कौन? बिल्कुल। nobody else is there to do the job। अग्री सर। क्योंकि और तो कोई किसी को एक्सेस नहीं है ना, आपको तो सिस्टम का एक्सेस है। बिल्कुल। आपकी तो 10 में से 1 भी बात मानी जाती है, ठीक बात मानी जाती है, स्टिल यू शुड बी हैप्पी। और 10 में से 10 नहीं माने तो अगली बार ट्राई कर लो।
अच्छा, बिफोर क्लोजिंग दिस कॉन्वर्सेशन, आप आज के जनरेशन यंगस्टर्स बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? कुछ आपकी तरफ से एडवाइस हो? So my advice is that young people are already there, smart enough, and I think they have a lot of opportunities in all areas for employment or will keep on coming up. So they remain positive. हैं They keep on doing hard working. हैं They go beyond the reels also. we are the reels also, right? Reels क्या चलता रहता है Right. थोड़ा. So if they remain focused or committed, तो मुझे लगता है they have a bright future. Because I have seen a lot of people, young people these days complain that हमारे पास वो क्या बोलते हैं चीज़ें नहीं है, जैसे कोई वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. But I think when you come from the place you come from, start from the scratch, मतलब अभाव ही अभाव था, तो वो ग्रेटफुलनेस क्यों जा रही है बच्चों में? है ही नहीं ग्रेटफुलनेस, तो आज भी कंप्लेनिंग नेचर ही है, मुझे लगता है. Probably our raising of the children is different. पेरेंटिंग you say parenting is- पेरेंटिंग जो है हमारी वो फॉल्टी है. आप मैं सेटल में वॉक करने गया था किसी दोस्त के साथ, इंडियन दोस्त था, गूगल पे काम करते हुए, तो उसके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक में गए थे. आई वाज वाचिंग, एक फादर जो है साइकिल लेके जाया था, बहुत छोटा बच्चा, 1.5-2 साल का, आगे साइकिल की टोकरी में बैठा है, और 5-6 साल का बच्चा पीछे अपनी ट्राई साइकिल जो चला के जा रहा है, और 15-10 फीट का चौड़ा रोड होगा और साइड में 50-60 फीट का खड्डा होगा, तो वो उसका छोटा बच्चा चला रहा है उसके पीछे. ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगा ना. हमारे अगर अपने बच्चे को बाहर भेज दें तो उसकी माँ हंगामा मचा दी, और वो बच्चे को समझा के भी इधर खड्डा है तो इधर इधर ही चलना है, बिल्कुल. तो वो उसको कॉन्फिडेंस आता है. पर हम जो स्पून फीडिंग करते हैं, जब तक उसकी शादी हो जाए और उसके भी बच्चे हो जाए तब तक स्पून फीडिंग करते रहते हैं, और 3 पीढ़ी का हम इकट्ठा करते रहते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर पेरेंटिंग, एंड यू कैन नॉट इम्प्रूव बाय डूइंग एनीथिंग. इवन आई फेल टू डू इन माय ओन फैमिली. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अंडरस्टैंड द मदर्स कि हमको ये करना चाहिए. आप देखेंगे यूरोप अमेरिका में 10+2 के बाद बच्चे घर छोड़ के बाहर छोड़ जाते हैं, बिल्कुल ऑन द. ask me the question, have you ever worked in the McD or Pizza Hut? उनका why should I work? No, here everybody works. वो जो मैंने तो शायद probably सब्जी मंडी में जाके सब्जी बेच दी, बिल्कुल, बट McD और Pizza Hut नहीं, बिल्कुल. बट वह अपन ये कराते ही नहीं अपने बच्चों से. बिल्कुल. हम अपने बच्चों से कभी झाड़ू पोछा ही नहीं कराते हैं, हम उनसे काम ही नहीं कराते हैं, जॉब रिस्पेक्ट है ना यार, तो वो हम उसको सिखाते ही नहीं. बिल्कुल. वो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे अच्छा तेरा बच्चा रेस्टोरेंट में काम करता है, अरे ऐसे, तो आई थिंक जॉब रिस्पेक्ट इज वन थिंग व्हिच इज मिसिंग हियर. वो तो छोड़ो, हम अपना प्रेस नहीं कराते हैं, हम साथ में हम खुद ही नहीं करते हैं, तो बच्चा कहाँ सीखेगा? तो फिर उसका एक्सपेक्टेशन वैसे हो जाता है. उस लेवल से आप शुरू करते हो, और जिसने नहीं देखे होते हैं उसको जो मिलता है वो अच्छा लगता है कि जो मेरे पास था स्टार्टिंग से, आज तो मेरे पास सब ज़्यादा है, उसको तो बेटर लगता है. सो ये पेरेंटिंग का एक बड़ा इशू है हमारे पास, और पूरे कंट्री में है. ये इंडियन साइकिक में ये प्रॉब्लम है. ब्यूटीफुल. तो मैं जब ये कहता हूँ तो मुझे कहते हैं तुम तो एंग्लोफाइन हो, हो गए हो. मैं 2-3 बातें कहता हूँ, मैं इस पे बात करता हूँ, उस पे भी करता हूँ, एंड आई वर्क ऑन दी, मतलब टॉक ऑन दी बेसिस ऑफ एविडेंस. जो ये रिसर्च करके जो आता है उसी पे बात करता हूँ, ऐसे नहीं करता. So thank you so much. It was a beautiful take. Thank you so much. So nice meeting. Same here.